अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल लेमनेट बेड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीजा और जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको की यूएई से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे कि वो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट है, वीज़े से रेलिवेंट है, जॉब से रेलिवेंट है, या भी कोई आपके वो ट्रैवल फाइन है, या आपका वीज़े में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, तो उसके हवाले से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या एंगेजमेंट बढ़ती है और थोड़ी हमें मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब फर्स्ट टाइम आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया था तो तब का स्केड्यूल क्या था और किस तरह से हम अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर विजिट वीज़े का क्या सिनेरियो है, चाहे वो फैमिली वीज़ा है या फिर विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है। इस वीडियो में तफसील के साथ मैं बात करूंगी इस सारी डिटेल के ऊपर। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो जी हाँ, जब मैंने अप्लाई किया था आई थिंक 2019-20 के दरमियान मैंने किया था, ठीक है। तो तब जो मेरा वीज़ा जो है वो, वैसे तो वीज़ा 24 आवर्स का टाइम होता है, बट मेरा वीज़ा जो है वो 8 आवर्स के अंदर आ गया था। और एक ये बहुत शॉकिंग बात थी मेरे लिए कि 8 आवर्स के अंदर एक वीज़े का बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। कि पॉसिबिलिटी क्यों हुई, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। ये जो स्ट्रेटजी पे आप भी करके तो आप अपना वीज़ा जो है बहुत अर्ली मंगवा सकते हैं अभी इस टाइम पे भी। जी हाँ, जब वीज़ों के अंदर बहुत इशू चल रहा है, इस टाइम पे भी अगर ये वाली स्ट्रेटजी करके कि जैसे कि हमने यूज़ की, आप यूज़ करेंगे तो आपका वीज़ा भी आ सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वो सारी स्ट्रेटजी मैं लास्ट तक आपको समझाऊंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा और आप क्या वही स्ट्रेटजी यूज करते हुए क्या करेंगे कि आप इजीली सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी ये थी कि जी हमने यहाँ से अप्लाई किया था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वीज़ा बहुत चांसेस होती है कि लग जाता है। जो अभी इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या स्ट्रेटजी यूज की, कोई एक नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, ठीक है। अब जो आपको चाहिए कि आप यहाँ के ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करवाएं, और अगर उसको अरबी होता है, ठीक है, यहाँ का अपना लोकल पर्सन होता है, वो ज्यादा बेटर हो जाता है, बल्कि वो बहुत बेटर हो जाता है। क्यों? यहाँ की जो गवर्नमेंट है अपने लोकल बंदों के साथ जो ये इस ट्रैवल एजेंट का बिजनेस कर रहे होते हैं, उसको आम नेशनलिटीज की निस्बत ज्यादा प्योरिटी देते हैं और उसके लिए वीजे का प्रोसेस भी थोड़ा सा आसान कर देते हैं। या ऐसा ट्रैवल एजेंट जिसका कि कफील अरबी हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ से अप्लाई करते हैं ना, दुबई से, यूएई से, शारजा, अजमान से तो होता नहीं, शारजा से, ठीक है, उनका कफील अरबी ही होता है। तो आप ये चीज जरूर कीजिएगा कि यहाँ से करवाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी सेम लाइक वैसी ही चीजें पड़ेंगी, आपको फॉर्मेलिटी वैसी ही होंगी, बट ये कि आपका जो एक इजीली वीजा आ जाएगा बहुत कम टाइम में। एक तो स्ट्रेटजी ये थी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी? जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे टाइम इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं, जस्ट आपको वीजा बाय करना होता था। मैं तो जाहिर फैमिली पे आ रही थी, ठीक है, फैमिली वीजा पे आ रही थी। फैमिली वीजे में फर्क क्या होता है? फैमिली वीजा क्या विजिट वीजा तो अलग से वीजा होता है? नहीं, वही वीजा होता है, बट आपका जो स्पोर्स होता है, जो आपको बुला रहा होता है, यानी आपका हस्बैंड हो गया, आपका भाई हो गया, कोई भी फैमिली मेंबर होता है, उसके जस्ट पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसमें क्या रिलेशनशिप, अगर आपका एनआईसी होता है या कोई जाहिर सी बात है, अगर आपका ब्रदर है या कोई भी सिस्टर है, फैमिली रेलिवेंट बट ब्लड रिलेशन या फिर करीबी रिलेशन होना चाहिए, उसकी कॉपी आपके पास हो, ठीक है। एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाता है कि जी आपका वहां पे कोई रहता है, तो अगर आप उसको बोल देते हैं कि जी मेरा हस्बैंड है कुछ भी, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिए, फैमिली वीजे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वीजे प्रॉब्लम जो आ रही है वो एम्प्लॉयमेंट वीजे पे और विजिट वीजे पे आ रही है और लेबर वीजे पे आ रही है। बल्कि कुछ मेरे सुनने में इस तरह से भी हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ शारजा से वीजे लगवाए हैं तो उनसे ना तो कोई डिपॉजिट
डिपॉजिट रखा गया, ना उनसे कोई डिग्री मांगी गई, कुछ भी नहीं मांगा गया, जस्ट उनका जो है वीजा इशू कर दिया गया। तो इसीलिए बेटर है कि जो है आप यहीं से अप्लाई कराएं। अगर आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ लोग हैं, वो आपको अप्लाई करके दे सकते हैं रीजनेबल सी फीस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर होटल बुकिंग और जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है और जो टिकट होती है रिटर्न की, जाहिर है विजिट वीजे में आपको टिकट चाहिए होती है। और बाकी जो डिपॉजिट वाली बात है वो भी कंफ्यूजन वाली ही बात है कि अगर आप शारजा के एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, तो आपको किसी किस्म के डिपॉजिट, किसी किस्म की खवारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप अबू धाबी या फिर दुबई के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे आपको रूल्स पूरी तरह फॉलो करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एयरपोर्ट बहुत बड़े एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल हब है, और उसकी बेस पे वहाँ चेकिंग, इमिग्रेशन चेकिंग बहुत ज्यादा होती है और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वहां से अगर आप, ज्यादातर लोग दुबई ही आते हैं, ठीक है, तो उनका अगर आप दुबई, अच्छा कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हम दुबई आते हैं तो कुछ हम शारजाह, अजमान वगैरह जा सकते हैं क्या, हमें अलग वीजे की जरूरत है? तो मैं ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं कि जी आपको किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं होती। सब गल्फ कंट्रीज में एक ही वीजा चलता है। अगर, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट है, जैसे पाकिस्तान में हमारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन कंट्री तो एक है ना। इसी तरह अगर आप कंट्री का वीजा तो एक है, अगर दुबई में आते हैं तो आप बाय रोड शारजाह जा सकते हैं, जैसे हम कि ट्रेन पे कराची जाते हैं। यार कराची और लाहौर जितना डिस्टेंस तो नहीं है शारजाह और दुबई का, तकरीबन 40 मिनट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। 40 मिनट्स के अंदर आप दुबई होते हैं, 40 मिनट्स के अंदर आप शारजाह होते हैं, ठीक है। बाकी रियासतें हैं जैसे कि फजीरा, रासुल हैमा, वो उनका डिस्टेंस पड़ जाता है, ठीक है। बट ये है कि ये इतना दूर नहीं है। तो आप हमेशा एयरपोर्ट का चूज देके करें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप आना चाहते हैं तो आप पहला ये काम करें कि आप यहाँ के किसी ट्रैवल एजेंट से वीजा लगवाएं। दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम ये करें कि आप शारजाह के एयरपोर्ट में आए। आप वहां से जा सकते हैं, आप कोई कैब करवा लें, टैक्सी करवा लें, आप वहां से किसी भी स्टेट के अंदर जा सकते हैं। बट ये है कि आपके लिए जो ट्रैवलिंग आपका प्रोसीजर है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। और जब मेरी दफ़ा जाहिर सी बात है मैं दुबई ही गई थी, और दुबई में ये था कि इश्यूज, मैं भी दुबई के एयरपोर्ट पे ही आई थी। बट मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, मुझे इतनी कोई फेस करनी, और स्पेशली जो लेडीज मैरिड होती हैं उनको कोई इतना ज्यादा फेस करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, सिंगल लड़कियों के लिए है कि सिंगल लड़कियों के साथ चेकिंग वगैरह और इस चीजों के हवाले से ज्यादा है कि आपका कोई रिलेटिव उधर रह रहा है। ये क्वेश्चन कोई कंफर्म नहीं है कि आपसे यही कुछ पूछा जाएगा। बट ये है कि इमिग्रेशन में अगर उनको थोड़ा सा कोई डाउट होता है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपका कोई रिलेशन वहां पे रहता है कि नहीं रहता। अगर आपका कोई भी रिलेशन यहाँ पे रहता है तो आपको चाहिए कि जो है उसका पासपोर्ट वगैरह अपने पास रखें। और ये पाकिस्तान से लेकर ही पासपोर्ट वगैरह सारा, क्योंकि यहाँ पे सम टाइम लोगों को ज़ाहिर न्यू आते हैं, इंटरनेट का नहीं पता होता। हालांकि इंटरनेट जो एयरपोर्ट पे चल रहा होता है वो टोटली फ्री होता है, ठीक है। ये बड़े काम की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। सब कुछ लोगों को ज़ाहिर जब एयरपोर्ट से इंटर होते हैं अपनी फैमिलीज को बताने में मसला मसाइल, तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से अंदर, दुबई एयरपोर्ट से जहाज से उतर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स के अंदर टोटली इंटरनेट फ्री होता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके अंदर क्या करना होगा, आपको अपना नंबर डालना होगा, ठीक है। आपका पाकिस्तान का, यूएई का, किसी भी कंट्री का नंबर करना होगा, ईमेल, उसके बाद कोड आएगा और आपका क्या इंटरनेट और एंजॉय करें, ठीक है। ये चीजें जो है मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास यूएई का नंबर भी नहीं था, और जाहिर है वेट के लिए जो लोग लेने आते हैं वो वेट के लिए बाहर खड़े हुए होते हैं, ठीक है। मेरे पास नंबर नहीं था और मैं सोच रही थी कि मैं अब किस तरह से कांटेक्ट करूं, ठीक है। तो मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि एयरपोर्ट पे इंटरनेट मौजूद है। ये चीज आपको इसलिए ताकि आप लोगों को पता हो। दूसरा, एयरपोर्ट से आपको सिम भी मिल सकती है, ठीक है। आप सिम भी ले सकते हैं, आप बाहर से भी सिम ले सकते हैं। सम टाइम ये कि आपको फ्री में ही सिम उस कंट्रीज की इशू कर दी जाती है, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें हैं। और विजिट वीज़े को लेके, वर्क वीज़े को लेके जो एक बहुत ही टफ और कठिन मरहला चल रहा है, उसके लिए मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों से और जो यहाँ आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कैंपेन चलाएं। ठीक है, आप जो है गवर्नमेंट को पुश करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड इस बारे में आ चुका है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, क्योंकि इंडियंस के भी बहुत ज़्यादा वीज़े नहीं लग रहे थे। अब ये उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल खामोशी है पाकिस्तान में। ठीक है, कुछ भी इसका कोई सोल्यूशन कुछ भी नजर नहीं। आई थिंक हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है इस वजह से हो, या गवर्नमेंट आ भी जाए तो उसको जो है हमें कुछ फायदा कभी उसका हुआ नहीं है कि वो आने वाले टाइम में भी कोई फायदा दे। लेकिन ये कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अगर ये सब मेरी वीडियो, तो वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ये वीडियो जो है उन लोगों तक भी पहुंच जाए कि जो कि एक फजूल सी एक्टिविटी पे बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान के जिस तरह से हालात है, लोग यहाँ पे आना चाहते हैं बट वो फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी वीजे बहुत है, जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक, अभी गवर्नमेंट के स्टेबल होने तक है। अगर तो तब मसला का हल निकल आया, वेल एंड गुड। अगर उसके बाद भी निकल, वेल एंड गुड। अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है ना, ठीक है, तो फिर मेरे हाल से पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट वोट लेने के हक में नहीं है। ठीक है, चाहे वो ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी अपने हैं, तो मेरे ख्याल से इनमें से किसी को लाने का कोई हक नहीं बनता। क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि जी तब भी वही था, अब भी वही है। और इलेक्शन होने वाला है, अपनी वोट का इंतखाब जो है सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, जो डिजर्व करता है उसको दीजिएगा, जो हमारे मसले मसाइल को हल करे। जो इस तरह के मसले, ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में हम फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा, तो ये एक अहम फैसला होता है। इसका डिसीजन जो है सोच समझ के लीजिए। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग को मुझे इजाजत दीजिए।